हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए टॉप जीके जीएस का प्रश्न लेके आ गई हूँ और इसका सॉल्यूशन जानेंगे हम लोग विस्तार में डेली की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो चलिए जानते हैं कि किसमें यात्रा करता है। तो ये यात्रा करता है निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है। अगर पूछे कि गमन कर सकता है कि नहीं, तो कर सकता है और इसी में सबसे अधिक गति से भी करता है। वहीं बात करें, अगर आपसे पूछे कि प्रकाश कैसी तरंगे है, प्रकाश कैसी तरंगे है, तो ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग है ही, विद्युत चुंबकीय तरंग है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि प्रकाश जो है वो कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग भी है और ये सब पूछा हुआ भी प्रश्न है। वहीं बात करें, आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि प्रकाश का वेग है जो किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का वेग जो है माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या करता है? निर्भर करता है। ये एक पॉइंट इससे बन जाता है। वहीं बात करें तो और क्या, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। और ये पॉइंट आपको हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसको आप लोग खुद से नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं पूछ लिया जाता है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो लिख लीजिएगा कि प्रकाश के वेग की गणना जो सबसे पहले की थी वो किसने? तो रोमर ने। किसने? ये पूछा जाता है, रोमर ने किया था। वहीं बात करें, पूछा जाता है कि जल में प्रकाश का वेग और कांच में प्रकाश का वेग, तो दोनों में ध्यान रखना है, एक कांच में और दूसरा किस में? जल में। दोनों में प्रकाश का वेग पूछा जाता है कि कितना होता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको बताया जा रहा है। तो जब बात आएगी कांच का, तो कांच में कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब बात जल का आएगा कि जल में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यकीन मानिए ये सब सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एप्स में शामिल हैं, यानी कि क्या शामिल है? स्तनधारी, जलजीवी, पक्षी या फिर मछली। तो जो एप्स है वो क्या कहलाता है? पक्षी वर्ग ही कहलाता है एप्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि पक्षी वर्ग को क्या कहते हैं? एप्स कहते हैं। ठीक, यानी क्लास एप्स इसको कह सकते हैं। वहीं बात करें कि संघ कार्डेटा में 13 वर्ग हैं, जिसमें ही कौन सा आता है? पक्षी वर्ग भी आता है। तो आपसे हो सके इसका संघ ही पूछ दे तो ध्यान रखना है, संघ कार्डेटा वर्ग जो टोटल कितना है? 13, और उसमें ही ये कौन सा आ जाता है? पक्षी वर्ग। वहीं बात करें पक्षी से, तो पक्षी जो होता है नियत तापी जंतु होता है। कैसा जंतु होता है? तो नियत तापी जंतु होता है। इनका जो शरीर है पक्षी का, ये किससे ढका रहता है? तो पंखों से ढका रहता है। ये तो आपको पता ही है, कॉमन सा चीज़ है, पंखों से ढका रहता है। और इनके जबड़े में दांत नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। पक्षी के जबड़े में दांत नहीं होते हैं। पक्षी के, अब ये ना कि कोई पक्षी को पकड़ के अब उसका दांत खोजने लगिए। जबड़े में दांत नहीं होते हैं, ये ध्यान रख लेना है। और ये कैसे होते हैं? तो श्रृंगी होते हैं। देख लीजिए कितना सारा पॉइंट बन रहा है।
कैसे होते हैं? तो श्रृंगी होते हैं। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा तीसरा नंबर प्रश्न। और सारे प्रश्न जो कि ज़रूरी हैं और जहाँ डिटेल भी ज़रूरी है वहाँ ज़रूर दिया जाएगा। आइए तीसरे नंबर प्रश्न पे, खाली स्थान किसकी इकाई एस यानी कि SI मात्रक न्यूटन है, यही आपसे पूछा गया है। तो न्यूटन है ये किसका, ये तो पता होगा, पर ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो ये है वजन और बल का। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वजन और बल का SI इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन। उसी तरह से कुछ भौतिक राशियाँ हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, यही में से किसी का पूछ दिया जाता है। तो सबका जान लेते हैं कि किसका मात्रक क्या होता है। यहाँ तक कि आपको टॉपिक वाइज में ये सब पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ भी है। त्वरण का पूछा जाता है, किसका? त्वरण का। तो त्वरण का जो होता है मात्रक SI, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछ ले संवेग का या फिर आवेग का, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाता है न्यूटन सेकेंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। ये आपको इस तरह से लिखिए, न्यूटन सेकेंड। ठीक, और किसका पूछा जाता है? द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, जो कि केजी। वहीं बात करें और किसका पूछा जाएगा? चाल का पूछ लिया जाता है। ये सब भौतिक राशि है और मात्रक ही पूछा जाता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। पृष्ठ तनाव का भी पूछ लिया जाता है, किसका? तो पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है पृष्ठ तनाव का। और किसका ध्यान रख सकते हैं? एक श्यानता का ध्यान रख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। और ये सब इम्पॉर्टेंट में से एक है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और इसी तरह का रेगुलर सेशन चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक है? तो हड्डी से संबंधित प्रश्न हम आपको सेशन में करवा चुके हैं बहुत डिटेल के साथ। यहाँ आया है कि ऊतक कौन सा है हमारा शरीर का हड्डी में, तो ये कौन सा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें कि संयोजी ऊतक है जो क्या करता है? विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है और उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। संयोजी ऊतक है जो आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरा रहता है। ये सब जानकारी के लिए लिखना नहीं है। वहीं संयोजी ऊतक होता कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। तो कौन कौन सा? वास्तविक संयोजी ऊतक, तरल ऊतक और कंकाल ऊतक। और फिर कंकाल ऊतक भी 2 प्रकार का होता है, एक अस्थि ऊतक और एक उपास्थि ऊतक। तो बस यहाँ आज लिखना नहीं है, इसमें कुछ सुन लिए होंगे, ध्यान में रह जाएगा। जहाँ लगता है कि लिखवाना ज़रूरी है वहाँ हम खुद लिखते चलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 5वां नंबर। किस प्रक्रिया के द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होता है? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ है, रेलवे के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। यह अधिकतर एग्जाम का लगता है फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये उरुध्पातन का भौतिक प्रक्रिया है। उरुध्वापातन जिसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें कि जैसे कि ऐसे पदार्थों को उरुध्वापातक कहा जाता है। तो कैसे पदार्थों को? जैसे कि कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जिनको गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बाद सीधे वाष्प में परिणत हो जाते हैं और फिर वाष्प को ठंडा किए जाने पर यह पुनः ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को उरुध्वापातक कहा जाता है और ये जो क्रिया होती है वो उरुध्वापातन की कहलाती है। और इंग्लिश वर्ड भी कभी कभी दे देता है जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सब्लिमेशन कहते हैं।
तो ये जानकारी ज़रूरी था, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट में से एक है। वहीं और क्या, जैसे कि इस विधि से यानी कि ऊर्ध्वापातन की जो विधि है, इससे क्या, तो कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एग्जाम्पल ही भी पूछा जाता है, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, और क्या हो जा सकता है, बेंजोइक अम्ल, ये सब क्या किया जाता है, आदि पदार्थ शुद्ध किया जाता है, यानी कि इत्यादि जो है शुद्ध किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा गया है कपूर और नेफ्थलीन के बारे में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 6 पे। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? इसके पहले आप लोग देख रहे होंगे कि साइंस का प्रश्न आपको मिल रहा था। अब देखिए आपको ज्योग्राफी का मिलेगा, यानी सारा विषय का आपको शामिल किया गया है। तो जो लौह अयस्क की खान है वो बादाम पहाड़, ये ध्यान रखिएगा, नाम कौन सा, बादाम पहाड़, ये जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं जब बात आ गया है लौह अयस्क का, तो लौह अयस्क का कुछ किस्म का नाम जानते हैं जो कि पूछा भी जाता है। तो क्या नाम जान सकते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट तो लोहा का मुख्य अयस्क में भी आता है, मैग्नेटाइट, लीमोनाइट और क्या, सीडेराइट, ये सब जो है लौह अयस्क का क्या है, किस्म है। ठीक, वहीं बात करें उड़ीसा का प्रमुख लोहा उत्पादक जिला में, तो जैसे क्योंझर जिला हो जाता है उड़ीसा का ही। अगर जिला की बात कर ले उड़ीसा के प्रमुख लोहा उत्पादक जिला में, तो कौन सा नाम ध्यान रख सकते हैं, एक क्योंझर जिला, मयूरभंज, देखिएगा आप एग्जाम में ये सब पूछा हुआ है, मयूरभंज, संबलपुर, ये सब ज़्यादा पूछा गया है, कटक और कौन, सुंदरगढ़, ये सब क्या है, उड़ीसा का प्रमुख लोहा उत्पादक जिला है। ठीक, वहीं उड़ीसा का लौह खाना से क्या होता है, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर को लोहा इस्पात केंद्रों को लौह अयस्क भेजा जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में ही प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो राउरकेला और कौन, बोकारो, जमशेदपुर, ये सब में लौह अयस्कों को क्या किया जाता है, भेजा जाता है, चूँकि ये सब लौह इस्पात केंद्र है। अब बढ़िए अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 7वां नंबर प्रश्न। और एकदम आपके लिए हम चुन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन तैयार करते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो। यहाँ से सिर्फ ये नहीं कि रटा रटाया क्वेश्चन आपको करा दिया गया। आप एक बार वीडियो पूरा देखिए, पढ़ के देखिए, आपको खुद पता चलेगा। इनमें से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो नहीं है कौन सा, देख लेते हैं कि कौन सा उद्गम नहीं है। चूँकि हमको थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, फिर भी आप लोग का क्लास लेना ज़रूरी है। बोलने में थोड़ा सा कठिनाई भी हो रहा है, गला से नाक में भी दिक्कत है, पर फिर भी क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, क्लास आपका रेगुलर रहेगा मंडे से लेकर संडे तक। इनमें से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज नदी का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें सतलज नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से क्या होती है, निकलती है। हो सके उद्गम स्थान ही पूछ दे, तो हर तरह से ध्यान रखना है। वहीं बात करें सतलज नदी का, तो शिवालिका श्रेणी को पार करके हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो क्या करना है, ध्यान में रखना है। ब्यास नदी का अगर बात कर ले, तो इसका उद्गम का अगर पूछ लेगा आपसे, तो ब्यास नदी का क्या कह सकते हैं, क्या है उद्गम स्थान, रोहतांग दर्रा के पास, रोहतांग
दर्रा के पास कहाँ ब्यास कुंड है। रोहतांग दर्रा के पास ही क्या है, ब्यास कुंड है। और बात करेंगे अगर चिनाब नदी का, तो चिनाब नदी आपको पता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, और सिंधु नदी है जो मानसरोवर झील के सानख्यावा हिम नदी से निकलती है। तो ये सब तो पहले भी बता चुके हैं, लिखवा चुके हैं, जो नहीं लिखाए थे वो आज लिखवा दिए, ठीक। और वही चिनाब नदी जो हिमालय में टांडी में चंद्र एवं भागा नदियों के क्या संगम से बनता है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो जब बात आ गई है दर्रा की, तो आप लोग को बता दें कि प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉपिक वाइज, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पूरा दर्रा आपको डिटेल से भारत के महत्वपूर्ण दर्रे पढ़ाए हुए हैं। तो वहीं बात करेंगे दिफू दर्रा, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल हिमालय, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब कुछ हिमालय का कुछ दर्रा का जान लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा बोमडिल्ला दर्रा, कौन दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा एक हो गया, एक दिफू दर्रा हो गया, और एक होता है यांगयाप दर्रा। ये सब तीनों कहाँ है, तो तीनों हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। और पूछा जाता है, वहीं बात करें सिक्किम का पूछ लिया जाता है कौन सा दर्रा, जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा कहाँ का है, तो सिक्किम का। और किसका पूछा जाता है, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा हो गया, और क्या बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। और ये सब जो है किसका है, ये सब तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का दर्रा है, किसका है, तो जम्मू कश्मीर का है। और ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है। वहीं जो जिला दर्रा कहाँ का है, जो जिला दर्रा की अगर बात कर ले तो ये लद्दाख में है, ठीक। और क्या पूछा जाता है, एक रोहतांग दर्रा भी पूछा गया है काफ़ी बार, रोहतांग दर्रा। एक इसका और याद रखिएगा, बड़ा लाचा दर्रा। और ये दोनों कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक। देखिए दर्रा तो बहुत सारा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखवाया जा रहा है। वैसे तो आप पूरा किताब में जाके पढ़ सकते हैं, सारा दर्रा आपको मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, उसी तरह एक माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब कहाँ का है, उत्तराखंड का है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9 पे, देखते हैं 9 में क्या है प्रश्न में। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ का पूछ रहा है, तो कर्नाटक में, तो इसको कहते हैं खूंटी औजार। तो कहाँ है खूंटी औजार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चूँकि खेतों में काम आने वाले औजार का जैसे क्या क्या नाम हो सकता है, तो खुरपी, हसुआ, ये सब बताने की तो ज़रूरत नहीं है, फरसा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, कुदाल, कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया। ये सब क्या है, ये सब औजार हैं, खेतों में काम आने वाले औजार हैं, ठीक। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि कर्नाटक में किससे, तो खूंटी से। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 10वां नंबर प्रश्न। अब देखिए आ गया इकोनॉमिक्स का प्रश्न। कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो ये जो निरूपण सबसे अच्छा करता है ये कौन सा हो जाएगा, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अब और क्या जानकारी इसमें जान सकते हैं, तो जैसे कि पहली बात कि जो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का, वह सकल घरेलू उत्पाद है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाला मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। और वही तो हमसे पूछा था कि सबसे मतलब एक तरह से परिभाषा ही। और एनटीपीसी रेलवे वाले में ऐसे प्रश्न आते हैं लंबे चौड़े, आप लोग PYQ देखिए, बाकी तो आपको कराया ही जा रहा है। तो ये सब क्या करना है, ध्यान में आपको रखना होगा। बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 11 नंबर
प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न में क्या है। अब आ गया है 11 में बिहार से प्रश्न आ गया है, जो कि है बिहार का अधिकांश का क्षेत्र किससे आच्छादित है। तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी भी आपको फुल डिटेल के साथ टॉपिक वाइज सेशन में करवाया हुआ है कछारी मिट्टी से, और ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वही बात करेगा कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, जो कि पूछा जाता है। तो मिट्टी का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है क्या, पेडोलॉजी। कौन लॉजी, तो पेडोलॉजी। मृदा दिवस मनाया कब जाता है, ये भी पूछा गया है। तो 5 दिसंबर को कब मनाया गया, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वही बात करें कि बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टी को 3 भाग में बांटा है, उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी और दक्षिण पठार की मिट्टी। और कछारी मिट्टी में किसकी ज़्यादा बहुलता है, ये हो सके पूछ ले। तो जो ज़्यादा बहुलता होता है वो किसका होता है, चूना का बहुलता होता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, यही कहने का सेंस हुआ किसमें, तो कछारी मिट्टी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए आपको करेंट अफेयर का प्रश्न आ गया। पहले ही बोले आपको सारे विषय के यानी कि जीके जीएस के लिए आप टेंशन फ्री रहिए। चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता, और ये देखिए 2024 की ही बात है। कौन सा ओपन, तो चाइना ओपन। तो ये जो खिताब जीत लिया है, किसने जीत लिया है, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वही ये कहाँ के हैं, किस से बिलोंग करते हैं, किस देश से, यही पूछ सकता है। तो स्पेन से, ये ध्यान में रख लेना है। और इन्होंने फाइनल मैच में किसको हरा कर ये खिताब जीत लिया है, तो ये खिताब किसको हरा के जीता, जैनिक सिनर को। तो ये भी ध्यान में रखना है कि उप विजेता कौन है। और वही जैनिक सिनर की अगर बात कर ले, जो इनसे चाइना ओपन में हारे हैं, ये भी एक खिताब जीत चुके हैं। तो कौन सा, ये जो जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब, पुरुष एकल विजेता। और आपको हर महीने का करेंट अफेयर टॉप 50 कराया जाता है फुल डिटेल के साथ। तो ये सब पढ़ाया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट एक बार चेक करिए, पढ़ के देखिए। तो ये हो गए। वही बात करेगा अगर कौन सा, ईगा स्वेटक की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये महिला एकल विजेता है, महिला एकल विजेता हैं, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। कहाँ से, तो पोलैंड से। और ये कौन सा ओपन खिताब जीती हैं, फ्रेंच ओपन। देखिए कुछ ही ओपन खिताब है जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये सब ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा, ठीक। अब बढ़िए अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 13 नंबर प्रश्न। और अब आ गया आपके लिए मिलान करने वाला प्रश्न। एक तरफ संगीतकार है, एक तरफ वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए है पन्ना लाल घोष, तो ये जो है बांसुरी से संबंधित है। तो 4 नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 नंबर बांसुरी। पालधार रधु, तो ये हो जाएंगे मृदंग से, किससे, मृदंग से। तो 3 नंबर हो जाएगा। लतीफ़ खां, ये किससे हो जाएंगे, तबला से। और एस बालचंद्रन हो जाएंगे बीना से, ठीक। और ये मिलान करने वाला आप लोग खुद से सजा के अच्छे से लिख लीजिएगा। और बीना में याद रखिएगा कि समानता कितने तार होते हैं, तो समानता 4 तार होते हैं। कितने, तो 4 तार होते हैं, ठीक। अब बढ़िए अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 14 नंबर। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जुड़ जाइए। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो अब यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो टीकाकरण से है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
वहीं मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2014 में ही। ठीक, यानी कि मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीका, अगर पूछे कि कितने तरह के टीके, तो 7 तरह के टीके लगेंगे। जैसे में क्या, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस बी, यही सब लगाने का क्या मतलब कि प्रावधान है इस इंद्रधनुष का जो संबंध है टीकाकरण से। तो देखिए ऐसा नाम है कि लोग यहाँ सोचेंगे कि अच्छा इंद्रधनुष है तो हो सकता है साइबर क्राइम से होगा, उर्वरक से होगा, टीकाकरण बहुत कम ही लोग सोचेंगे। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग और पड़ेगा बच्चों को कितना टीका? 7 टीका, यानी कि टीकाकरण से संबंधित है। अपना जैसे लॉजिक लगाइए, आप याद होना चाहिए। आइए 15 नंबर प्रश्न पे, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 324 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। ठीक, और यहाँ पर जानकारी अब जानते हैं क्या होगा जानकारी आपके लिए। तो ये किस भाग में मिलेगा आपको? संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 15 में उल्लेख है। आपको अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक चुनाव आयोग का ही क्या मिलेगा? उल्लेख मिलेगा। और पहले ये 1989 तक निर्वाचन आयोग के मतलब क्या करता था? सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल क्या होता था? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। ठीक, वही। और इसमें क्या, हाँ एक प्रश्न काफ़ी हिट क्वेश्चन है यहाँ से। तो क्या पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन कौन थे? ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो सुकुमार सेन, चूँकि मुख्य चुनाव आयुक्त का चर्चा आया तो इसीलिए आपको बता दिया गया। वहीं भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? अगर महिला में पूछेगा तो तब थी कौन? B.S. रमा देवी, B.S. रमा देवी। और दोनों प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए दोनों को ध्यान में रखना है। पढ़ाई में कटौती नहीं करना है, जितना डिटेल से पढ़िएगा उतना आपको अच्छा रहेगा। अब आइए प्रश्न नंबर 16 पे, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया था? तो जो पहला लोकपाल विधेयक था ये 1968 में पेश किया गया था। ठीक, कब? तो 1968 की ही बात है। वहीं बात करें तो जो भारत लोकपाल विधेयक 1968 से अनेक बार संसद में लाया गया लेकिन पारित नहीं हो पा रहा था। ठीक, 2019 में पिनाकी चंद्र घोष। तो अगर आपसे पूछे कि देश का पहला लोकपाल किसको बनाया गया, पूछे क्या, पूछा भी गया है और आगे भी मिल सकता है ये प्रश्न। तो देश का पहला लोकपाल जो बनाया गया था किसको? पिनाकी चंद्र घोष को, पिनाकी चंद्र घोष को। कब? तो 2019 में। ठीक, और इसमें क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इतना जानकारी काफ़ी है। जो पूछा जाता है वही जानिए, ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है आप लोगों को। अब आइए प्रश्न नंबर 17 पे, किसने कहा है राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सेंटेंस वाले प्रश्न जरूर ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न रेलवे में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये जो सेंटेंस था किसका था, क्या है पूरा सेंटेंस, ये इसको एक बार ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछता है। तो ये था अरस्तु का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वही अरस्तु की अगर बात कर ले तो ये क्या थे? यूनानी दार्शनिक थे। और इनका अगर गुरु पूछे कि इनके गुरु कौन थे, तो गुरु थे प्लूटो। कौन? तो प्लूटो थे जो गुरु थे। और प्लूटो ने ही सर्वप्रथम
किस शब्द का प्रयोग किया था? तो राजनीति शब्द का। अगर पूछे कि राजनीति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो प्लेटो ही थे। ये भी यूनानी दार्शनिक थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम राजनीति शब्द का क्या किया था। और वही बात करें अरस्तु से, तो क्या कहता है, इनका एक अपने ग्रंथ का एक नाम था। क्या नाम था ग्रंथ का? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये इनके ग्रंथ का नाम था। ठीक, तो ये सब पॉइंट आप लोग को बार बार बोलते हैं, नोट डाउन करिएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है सॉल्यूशन, वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू क्लास चलेगी आप लोगों के लिए। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था, यानी कि किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया था? तो जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। तो और क्या जान सकते हैं? बात आती है अबुल फजल की हत्या की, तो किसने इनकी हत्या कर दी थी, यानी कि इनका हत्यारा कौन था? तो वीर सिंह जुदेव बुंदेला। जो ये वीर सिंह जुदेव बुंदेला, इन्होंने ही क्या कर दी थी? इनकी हत्या कर दी थी। ठीक, और किसके बहकावे में आके कर दिया था? अकबर का पुत्र राजकुमार सलीम का बहकावा में आके। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चीज़ और कि एक मैंने आप ही लोग के लिए शुरुआत किया है 10 मिनट शो बाय पीजे, और उसका सेशन आपको शाम में मिलता है डेली 7 बजे। तो आप लोग उस वीडियो में भी जोड़िए। वो आपका 10 मिनट का ही वीडियो होता है, लेकिन आपको उसमें एक टॉपिक क्या करता है, कवर कराया जाता है, और एक टॉपिक से जितने प्रश्न आपके बन सकते हैं वो ही उसमें आपको करवाया जाता है। तो वो क्लास भी आप लोग अटेंड करिए। अब आइए प्रश्न नंबर 19 पे। लेकिन 19 पे जाने से पहले आपको पता है कि डेली के सेशन से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका जवाब आपको देना रहता है, तो दीजिएगा। आज के लिए पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए क्या? तो पहला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? और ये सब हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं, सत्यशोधक समाज। और जो लोग नए जुड़े हैं तो वो लोग पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं कि पढ़ाया हुआ है या नहीं। वही बात करें, दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये आपको बताना है। 3 प्रश्न का जवाब आपको देना, और कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1919 में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्या कहता है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो ये है सड़क परिवहन से। मिला लीजिएगा किनका आंसर सही है। अब बढ़ जाते हैं आज के 19 नंबर प्रश्न की ओर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था BR अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, वहीं इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रकाशन जो है प्रारंभ किया था BR अम्बेडकर जी ने 1927 को। ठीक, इसके जरिए उन्होंने ब्रह्मवाद और मनुवाद को निर्णायक रूप से चुनौती दी थी। और
क्या कहता है 1924 में ही बॉम्बे में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, जबकि प्रकाशन कब हुआ 1927 में। तो ये भी ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर एक प्रश्न और याद आ गया बीजी तिलक से ऑप्शन ए का क्या, तो पूछ लिया जाता है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तब कौन हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को इन्होंने होम रूल आंदोलन का क्या बनाया था, मुख्य पात्र बनाया था। तो ये सब नोट डाउन करिएगा। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 20 पे। वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी के नाम से जाना जाता था। देखिए प्रश्नों की संख्या तो 20 ही होती है, लेकिन इसका जो आपको डिटेल इतना दिया जाता है, तो सोचिए आपको कितने प्रश्नों की जानकारी मिलती है, और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये था असीरगढ़ दुर्ग, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। इसी को दक्कन की कुंजी माना जाता है। ढक्कन लिखा गया है, इसको दक्कन कर लीजिएगा। दक्कन की कुंजी माना जाता था। और असीरगढ़ किला को किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था अहीर राजवंश का राजा। अहीर राजवंश का राजा था कौन, आसा अहीर। उसी ने असीरगढ़ किले को बनवाया था। ठीक, तो और यह है कहाँ असीरगढ़ दुर्ग, तो ये है आपका एमपी के बुरहानपुर ज़िला में स्थित एक गांव है, जो कि उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तल से 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसको बड़ा दक्कन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या है, दक्षिण भारत का दरवाज़ा। क्या अर्थ है इसका, तो दक्षिण भारत का दरवाज़ा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही। फिर मिलते हैं टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके।